पूरे वर्ल्ड का इतिहास बन जाएगा। यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा किसान की फसल का है, किसान की फसल के वाजिब दाम का है, युवाओं के बेरोजगारी का है। आज इनसे पूछो आज कानूनी व्यवस्था क्या है, आज वही कह रहा है, आज व्यापारी है, अपने आप में व्यापारी इतना नहीं, सारा काम चौधरी साहब होता है, थोड़ा ही चलेगा जी। हमारे जो नवयुवक चाहेंगे वो होगा जी। चारों ओर अगर आप देखें तो कितना कुछ बदल चुका है। ये देश संविधान से चलता है, बातों से नहीं चलता। मिनी पाकिस्तान कहा जाता था कैराना को, पर आज वहाँ पे हम स्वतंत्र रूप से जा सकते हैं। सरकार बहुत अच्छे काम कर रही है, मैं खुश हूँ। जो सरकार इन मुद्दों को पूरे करेगी, उन पर ध्यान करेगी, उन्हें लोग वोट देंगे। पश्चिमी यूपी के संवेदनशील इलाकों में शुमार कैराना में सियासत के रंग बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों को भी हैरान करता है। सीधा गणित तो ये है कि जिसे मुस्लिम और जाट पसंद कर ले वो संसद चला जाए, लेकिन हर बार यहाँ के नतीजे सियासी अनुमानों के उलट ही आते हैं। इस बार मुख्य मुकाबला बीजेपी और एसपी कांग्रेस गठबंधन में माना जा रहा है, लेकिन बीएसपी भी खेल बिगाड़ने की नियत से मैदान में है। बीजेपी ने मौजूदा सांसद प्रदीप चौधरी पर ही दांव खेला है, तो समाजवादी पार्टी में इलाके के मशहूर सियासी परिवार की इकरा हसन को टिकट दिया है। वहीं शिवपाल राणा को टिकट देकर बीएसपी भी बीजेपी को मुश्किल में डाल सकती है। कैराना लोकसभा चुनाव में इस बार इकरा हसन की बड़ी चर्चा है। मशहूर हसन परिवार की बेटी इकरा ने लंदन से पढ़ाई की है। कोरोना काल में घर लौटी तो दोबारा लंदन न जा सकी और अब 1984 के अपने दादा की जीत को दोहराने की कोशिश में, लेकिन उनका मुकाबला इलाके में विकास पुरुष के नाम से मशहूर प्रदीप चौधरी से है, जिनकी जाट, ठाकुर और मुस्लिम वोटों में अच्छी पकड़ मानी जाती है। सरकार का काम सड़क, बिजली, पानी, कानून व्यवस्था, चिकित्सा, शिक्षण सबको ठीक करने का होता है। उन्हीं पर हमारी सरकार ने काम किया है। कानून व्यवस्था का क्या बुरा हाल था। आज ये दूसरे दल के लोग दुनिया भर की बातें कर करके लोगों को पता नहीं किस प्रकार का झूठ बोल करके वोट लेने की बात करते हैं। हम अपने विरोधी दल के लोगों से केवल एक ये बात पूछना चाहते हैं कि जब उनके दलों की सरकार थी, उस दल की अपनी एक उपलब्धि बता देंगे। हम सैकड़ों की संख्या में उपलब्धि बताने के लिए तैयार है। हमने जो काम किया है वो बताने के लिए हम लोग तैयार है। बहुत बढ़िया वातावरण बना है, बहुत अच्छे वातावरण के अनुसार आज सड़कें भी अच्छी हैं, आज रेलवे के काम भी अच्छे हैं, गांव दर गांव टंकियां बन रही है, लोग गैस के कनेक्शन मिले हैं, बिजली की व्यवस्था ठीक हुई है, कानून व्यवस्था ठीक हुई है। जी, हमारे मुद्दे सबसे पहले तो यहाँ पर मेरा जो अपनी तरफ से कोशिश रहेगी एजुकेशन के फील्ड में। हमारे यहाँ पर हायर एजुकेशन की काफ़ी कमी है और जो स्कूल्स हैं उनमें भी उतने टीचर्स नहीं हैं जितने बच्चे हैं। तो यही सब मुद्दे, इस मुद्दे पर खास करके हम ध्यान देने की कोशिश करेंगे। और साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर का है और हमारे यहाँ बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे हम लगातार अगर मौका मिला तो संसद क्षेत्र से संबंधित बहुत सारे मुद्दे हैं, जिन मुद्दों को आगे लेके मैं आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ। और मैं राजनीति से तो मैं बहुत ज़्यादा लगाव मेरा नहीं है, बहुत पुराना समय मेरा राजनीति में नहीं है। मैं कुछ समय पहले ही राजनीति में आया, लेकिन मैं कुछ ना कुछ चेंजेस करने की इच्छा लेके और मैं क्षेत्र में आया। कैराना लोकसभा सीट पहली बार 1962 में अस्तित्व में आई। इस सीट पर हर चुनाव में राजनीतिक दलों का जाति समीकरण बैठाने का गणित गलत साबित होता रहा है। यही कारण है कि 2 बार से ज्यादा कोई लगातार नहीं जीता। जनता दल 1989 और 1991 में लगातार 2 बार चुनाव जीता। 1984 के बाद से कांग्रेस यहाँ कभी नहीं जीती। कैराना लोकसभा सीट पर जाति समीकरण की बात की जाए तो यहाँ पर सबसे ज्यादा मुस्लिम मतदाता है, जिनकी संख्या करीब 6 लाख के आसपास है। यहाँ जाट, गुर्जर, मुस्लिम, दलित वोटर्स सबसे अहम भूमिका अदा करते हैं। सपा को यादव और मुस्लिम वोटर्स का साथ हमेशा मिलता है। रही बात बीएसपी की, तो उसने इस बार एक ठाकुर प्रत्याशी उतार कर बीजेपी के वोटों में सेंध लगाने की कोशिश की है। हम हैं मौजूद कैराना लोकसभा क्षेत्र में और हम हैं शामली में। यहाँ पर हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं यहाँ के। हम जानेंगे लोकसभा चुनाव 2024 में यहाँ की जनता क्या कुछ सोचती है, उसके क्या कुछ मुद्दे सबसे खास हैं।
क्योंकि कैराना वही क्षेत्र है जो एक समय पलायन मुद्दे को लेकर काफी ज्यादा यहाँ का नाम मशहूर हुआ था। अब इन बदली परिस्थितियों में किस तरीके देखते हैं? इस बार तो आरएलडी के साथ भाजपा का गठबंधन हो गया है और सामने है सपा और बसपा के उम्मीदवार। किस तरीके की यहाँ लड़ाई है, हम सीधे लोगों से जानते हैं। किस तरीके से देखते हैं इस बार कैराना लोकसभा क्षेत्र में आम लोगों के लिए क्या सबसे बड़ा मुद्दा है? यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा किसान की फसल का है। किसान की फसल के वाजिब दाम का है, युवाओं के बेरोजगारी का है। वो अपनी फसल किसान कृषि बिल पे जो आंदोलन हुआ था उसके मान सम्मान की लड़ाई का है, संविधान को बचाने का मुद्दा है। ये सब मुद्दे इस चुनाव में है, युवाओं के, बेरोजगारी के, किसान के, फसल के, सब मुद्दे बेरोजगारी चुनाव में। कैसे देखते हैं कौन लड़ाई में आगे चल रहा है? अभी देखो, अभी तो भाई लड़ाई का तो पता लगा 19 तारीख में, इसके बाद क्या होगा। लेकिन जो आपने मुद्दों की बात करी, ये किसान का क्षेत्र है, यहाँ किसान के मुद्दे हैं। आप देख रहे होगे 12 का भी, आज 13 अप्रैल को भी गन्ने की क्या हालत है। आज भी यहाँ करीब 250 करोड़ रुपए पिछले साल का और इस साल का भी बकाया है। जहाँ लो ये बात थी, चुनाव में ये वादे हुए थे कि किसान को बिजली फ्री दी जाएगी, उसमें भी अभी संशय है, जब भी घोषणा भी होगी। बेरोजगारी के मुद्दे हैं। यहाँ एक सबसे बड़ा मुद्दा ये भी है कि आप शामली में खड़े, दिल्ली से 100 किलोमीटर की दूरी, और यहाँ रेल की डबल लाइन नहीं। दिल्ली से यहाँ तक आने के लिए रेल को 2 बार इसलिए रुकना पड़े कि दूसरी गाड़ी क्रॉस करेगी। तो मुद्दे बहुत हैं और इन सब मुद्दों को लेकर ही लोग यहाँ वोट डाल लेंगे। जिस सरकार इन मुद्दों को पूरे करेगी, उन पर ध्यान करेगी, उन्हें लोग वोट देंगे। बिल्कुल, चयन की बारी अब जनता की है। आप क्या कुछ मुद्दे लेकर जा रहे हैं? आप मुद्दा सबसे बड़ा जो मुद्दा है, आज मोदी जी कहा था कि 2022 में फसलों के दाम दुगने कर देंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, 15 दिन में गन्ने का भुगतान किया जाए। ये किसी और ने नहीं किए थे वादे, ये हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने किए थे। इनमें कोई मुद्दा पूरा नहीं हुआ। सबसे बड़ा मुद्दा फिर महंगाई का है। महंगाई जरूर दुगनी होगी। अब जैसे कह रहे हैं 400 पार, हमें ये नहीं पता लगा, आज तक इन्होंने सिट नहीं कहा 400 पार। अब 400 पार मुझे समझ नहीं आया, पेट्रोल 400 पार होगा या डीजल 400 पार होगा या सिलेंडर पे 4000 रुपए का हो जाएगा, ये समझ में नहीं आ रही यहाँ लोगों को कि 400 पार क्या है। ये भी बड़ा मुद्दा है यहाँ, मतलब लोग भ्रमित हैं कि 400 पार। आपके अपने साथी जो थे वो छोड़ के चले गए, अब नए साथी बने हैं, उससे आपको बदली हुई परिस्थितियों में कुछ लाभ मिला? देखिए, मैं आपको बताऊँ, ये हमारे जयंत चौधरी जी, अब ये तो वही बता सकते हैं क्यों गए। तो समाजवादी पार्टी के साथ जो इनका गठबंधन था इंडिया के साथ, उनमें इनका बहुत सम्मान था और आज भी जाने के बावजूद भी यहाँ की जनता चौधरी चरण सिंह को पूछती है। और चौधरी चरण सिंह अपने आप में भारत रत्न थे, बल्कि जैसे कहते हैं चौधरी साहब को भारत रत्न दिया, मेरा ये मानना है कि चौधरी साहब स्वयं में भारत रत्न थे और भारत रत्न की ही शान बढ़ी है चौधरी साहब को देने से, हमारा ये मानना है। आपका क्या मानना है यहाँ पर, कैसे देखते हैं? भाई, मेरे से पहले आप लोगों को बता ही दिया, महंगाई मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है और सबसे बड़ी जो युवा है, जिसको इस मोदी सरकार ने ये कहा था 2 करोड़ नौकरियां हर साल दूंगा, सबसे मेन मुद्दा वो है। जो युवा बेरोजगार घूम रहा है, सबसे मेन मुद्दा वो है। दूसरा, अब आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, जैसे आप बसपा को देख रहे हो, मीडिया बंधुओं ने बता दिया कि बसपा सही नहीं है, बसपा आपकी नजरों से ही, आपकी दिवे से ही लोगों के बीच में आ रही है। तो जो बसपा ने करके दिखाया, क्या जनता उससे जुड़ रही है। अभी कल एक डिबेट हुई, पाल समाज ने भारी संख्या में बसपा को समर्थन दिया। ऐसे ही अभी ठाकुर की पंचायत हुई, उसमें भी भाजपा के खिलाफ वोट जा रहा है। ऐसे ऐसे छोटे समाज, बड़े समाज सब मिल गए, कहीं ना कहीं जिस समाज को यहाँ सरकार ने दिया है उसके साथ सब जुड़ना चाह रहे हैं, ये मेरा मानना है। देश के लिए चुनाव हो रहा है, व्यक्तिगत किसी एक सीट के लिए तो हो नहीं रहा। देश की दिशा में जा रहा है। युवा का अस्तित्व, हमारे देश का अस्तित्व इंटरनेशनल लेवल पर बात करो और नेशनल लेवल पर बात करो। सड़कें फटाफट बन रही, राम मंदिर का मुद्दा था वो भी पूरा हो गया, 370 थी वो भी हट गई, 35 ये भी हट गई और सड़कों जाल बन रहा है। एक छोटा सा मुद्दा शामली शहर का था, वो तो मैं कहना चाहूँगा, जनप्रतिनिधि सारे खड़े यहाँ, एक जाम की समस्या है, वो जो वायदा करा था वो पूरा नहीं हुआ। मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, जो भी जनप्रतिनिधि यहाँ आए हैं और अपनी पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वोट मांग रहे, जाम की समस्या वो दूर नहीं है। मैं एक व्यापारी हूँ और व्यापार